नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आज हमारे साथ होगा देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक विशेष पैनल, जिनसे आप सीधे तौर पर बात करके कोरोना महामारी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे बहराइच से फैमिली फिजिशियन डॉक्टर परितोष तिवारी, साथ ही जुड़ेंगे हापुड़ के देव नंदिनी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर विमलेश शर्मा। इनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर कॉल करें और आपके मन में जो कुछ भी सवाल है उनसे सीधे जवाब आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। आप लोग डॉक्टर साहब से कोरोना महामारी से बचाव और घर में रहकर कैसे खुद का ध्यान रखें, इसकी सलाह ले सकते हैं। साथ ही आपको घर पर इलाज के दौरान कौन सी दवा लेनी चाहिए, इस बारे में भी आप पूछ सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें। तो शुरू करते हैं इंडिया न्यूज का ओपीडी। हमारे साथ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर परितोष तिवारी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विमलेश शर्मा जो कि एमडी है देव नंदिनी अस्पताल हापुड़ की, वो भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से मैं तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहूंगा कि यह महामारी का दौर है और ऐसे में अगर आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपने परिवार को बचाना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान दें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और यह प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए है कि आप सभी लोग एक फोन घुमाकर अपनी तमाम समस्याओं का समाधान हम डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर परितोष तिवारी जी, मैं आपसे यहां पर शुरुआत करना चाहूंगा। वर्तमान की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, कितना चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए, कितना चुनौतीपूर्ण है पुलिस प्रशासन के लिए, कितना चुनौतीपूर्ण है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और जनता के लिए? सचिन जी नमस्कार जी। जैसा हम देख रहे हैं कि पिछली बार जब ये कोरोना का संक्रमण फैला था तो इतना भयानक रूप से नहीं फैला था जी। किंतु इस बार जो दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि ये जो संक्रमण है हमारा गांव शहरों से लेकर गांव तक भी फैल चुका है। अगर बात की जाए कि इससे हम बच कैसे सकते हैं, तो बचने का सिर्फ मात्र एक उपाय है कि हम बीमारी होने से बचें। उसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। हम देखते हैं कि लोग मास्क लगा रहे हैं, मगर कई बार मास्क देखते हैं प्रॉपर रूप से नहीं लगाते हैं, नाक खुली रहती है या मुंह खुला रहता है। तो मास्क को हम प्रॉपर या सही ढंग से उसको लगाएं। भीड़ में, गैदरिंग में कम जाएं, जहाँ पे क्राउड हो वहां पे बचें और अगर किसी कारण से जाना भी पड़ता है तो हमें वहां पे मास्क का प्रयोग करना आवश्यक है और सही तरीके से। अगर हम कहीं से भीड़ या गैदरिंग से आते हैं तो मास्क को टच करने से पहले या मुंह या नाक को टच करने से पहले हम हाथों को कायदे से सैनिटाइज करें, किसी भी या हैंड वॉश करें। इसको अगर हम करते हैं तो बच सकते हैं कोरोना के संक्रमण से। या हम कहीं पे मान लीजिए कि कोई हमारा घर है, अगर घर में 3-4 लोग वर्किंग हैं, अगर आते हैं तो अगर हम देखें तो उसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालन करते हैं तो भी हम एक दूसरे से संक्रमित होने से बच सकते हैं। जहाँ पे 2-3 लोग कई जहाँ पे काम करते हैं आते हैं, ये हो इससे हम बच सकते हैं। रही बात इस समय जो संक्रमण इतना ज्यादा फैला है, वर्कर्स पे भी काफी लोड है। सभी लोग किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या समाज सेवी संस्थाएं हैं, ये हमारे अपने लोग सभी लोग काम कर रहे हैं और हर संभव प्रयास करके हर व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है। किंतु संक्रमण इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाएं और उसको लोग या वो सही समय पे ना पहुंच पाए। तो हमारा अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको ये सलाह है कि किसी को भी खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम या दस्त आ रही हो तो उसको वो कोरोना मान के ही चले जब तक
वो साइंटिफिकली या किसी जांच के द्वारा प्रूव ना हो जाए कि इनको कोरोना नहीं है। अगर उनको कोई भी लक्षण आते हैं तो वो अपने आप को सबसे पहले घर में आइसोलेट कर ले और डिस्टेंसिंग करें। घर में भी अगर वो जिस कमरे में है अपने को आइसोलेट करके मास्क पहने और अगर इन सावधानियों से वो नियमों का पालन करते हैं तो वो बच सकते हैं। अगर घर में हो सके तो आप एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लें। पल्स ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन सेचुरेशन को 4 घंटे पे या 6 घंटे पे नापते रहें। अगर आपका SpO2 94 से नीचे जाता है तो तुरंत अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर से संपर्क में आए और उनसे सलाह लें क्या किया जा सकता है और जिससे हम तुरंत उसकी व्यवस्था करके या डॉक्टर से सलाह लेके हम अपने आप को गंभीर स्थिति में जाने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो पूरी कोशिश ये करनी है कि आप सभी लोग आपके आसपास जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे सलाह लें और उसके बाद ही कोई कदम जो है, कोई फैसला जो है वो जरूर लें। हमारे साथ इस वक्त राकेश जुड़े हुए हैं। पूछे, क्या पूछना है राकेश आपको? हम हमारा जो IgE बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जी, उसका क्या इलाज है? जी माफ कीजिएगा, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं आप। IgE एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो खुजली हल्की सी होती है, कभी कभी तलो गरम हल्की झंझनाहट खुजली टाइप में होती है, तो क्या इलाज किया जाए? ठीक है, डॉक्टर विमलेश जी हमारे साथ रमेश जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इनके सवाल का जवाब आप दें। हेलो जी, हाँ, थैंक यू इंडिया यूपी न्यूज। जी, एक्चुअली जो एलर्जी है, जो एलर्जी ऑलरेडी जो पर्सन एलर्जिक है तो उसको कायदे में पहले से ही इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए अपने फिजिशियन से कि उसको किस चीज से एलर्जी है। तो बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो यदि टेस्टिंग के द्वारा ये पता चल जाए कि इस चीज से आपको एलर्जी है तो उस चीज को अवॉइड करना पड़ता है। अदरवाइज फिजिशियन जो हो रेगुलर वे में उनको एंटी एलर्जेंट, चाहे वो इनहेलर के रूप में हो चाहे वो टैबलेट के रूप में हो, तो जब भी जो एटमॉस्फेयर लाइक होली के टाइम का समय है, दिवाली के टाइम का समय है, जब भी चेंजिंग वेदर होता है तो जो लोग एलर्जिक होते हैं तो उनकी एलर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है उस समय में। तो उन लोग को यही हिदायत दी जाती है कि जिस समय चेंजिंग वेदर हो तो जो आपका डॉक्टर एंटी एलर्जिक मेडिसिन एडवाइस करता है उसको रेगुलर वे में ले, जिससे कि वो एलर्जी ना हो। जिसको लंग एलर्जी होती है लाइक अस्थमा, तो ऑलरेडी यदि किसी का लंग कंप्रोमाइज है और उसको इस कोविड के टाइम में इंफेक्शन हो जाता है तो उसका प्रेजेंटेशन और भयानक हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो रेगुलर वे में एलर्जी की दवाई जो लोग खाते हैं या अस्थमा की दवाई जो खाते हैं उनको वो रेगुलर वे में लेते रहें, चाहे उनको इस समय प्रॉब्लम हो रही हो या ना हो रही हो। जी डॉक्टर प्रतोष जी, आई एम बेसिकली a gynecologist, but what I have told to the people जो मैंने अपने कैरियर में सीखा है। तो आप फिजिशियन है, आप इसको और इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी मुझे नॉलेज है वो मैंने सब लोग को बताई है। बेसिकली आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, बिल्कुल। परितोष जी, मैं चाहूंगा कि आप भी अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैं अपनी तरफ से हेलो जी जी थैंक यू सचिन जी। मैम ने जो बताया बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। बेसिक चीज है कि एलर्जी किस कारण से है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको सबसे पहले हमें रूल आउट करना होता है। अगर आपका किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है तो मेरी सलाह है कि सबसे पहले जिस डॉक्टर से आपसे प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है उससे जरूर सलाह लें, क्योंकि आपकी एलर्जी के विषय में वो हमसे अच्छा वो जानता है। अगर मैं कोई सलाह देता हूं इस समय तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, वो जैसी सलाह देता है उसको पालन करें। अगर आपको लगता है आप कोविड पॉजिटिव है तो कोविड पॉजिटिव तो उसका टेस्ट कराएं, उसके बाद भी दवाइयां लें, क्योंकि अधिकांशतः हम लोग एलर्जी में स्टेरॉइड्स चलाते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स चलाने से ये एलर्जी और उसके साथ में कोई एक एंटी एलर्जिक ड्रग चलाते हैं कम हो जाती है। मगर हमारा ये है कि बिना अपने डॉक्टर से सलाह लिए किसी भी दवाई को चलाना उचित नहीं है। आप अपने डॉक्टर से एक बार जो भी वहां है उससे ले लें और एलर्जी की दवाइयों को लेते रहें।
तो बिल्कुल रमेश जी, डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद जो है कोई भी फैसला जो है आप लें और उसके बाद इलाज करवाएं, दवा लें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। विमलेश जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जितनी भी महिलाएं होती हैं या फिर कहें हम पुरुष वर्ग महिला वर्ग जो होते हैं, दोनों में अलग अलग जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अलग अलग होती है। ऐसे में महिलाओं को अगर कदम उठाना है इस वायरस से बचने के लिए, तो महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं? देखिए, जो महिलाओं और पुरुषों का, यदि महिला नॉन प्रेग्नेंट है, यदि उसको प्रेगनेंसी नहीं है, यंग एज की है, तो लगभग इंसिडेंस मेल और फीमेल में सेम है। और जो सीवियरिटी और ग्रेविटी है वो दोनों लगभग सेम है। लेकिन यदि लेडी प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिला रही है, तो इन पेशेंट्स में, इन लेडीज में जो सीवियरिटी होती है वो मेल से थोड़ा ज्यादा हो जाती है। पर जो मेल स्मोकर है, एल्कोहलिक है, ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, कोमॉर्बिड है, तो उन लोगों में भी सीवियरिटी उतनी ही होती है। लेकिन जो सीवियरिटी है, यदि प्रेगनेंसी है लेडी को, तो सीवियरिटी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी लेडी प्रेग्नेंट है और ये वाला टाइम चल रहा है, तो उसको ओवर प्रिकॉशन लेके चलनी चाहिए कि उसको कोविड का या कोई भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। तो वैक्सीनेशन पर मेरा स्ट्रेस रहेगा जी कि सब लोग को अपना वैक्सीनेशन जब भी गवर्नमेंट हमारी अलाउ करती है और यूपी में आती है, तो हर आदमी वैक्सीनेशन के लिए जाए, उसके बारे में कोई मिथ डेवलप ना करे। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनसे भी ये लगातार हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप सभी लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें। ऐसे में परितोष जी, एक सवाल मेरे मन में यहाँ पर पनपा है कि अभी विमलेश जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए खतरा बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे में देखिए, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक अलग ही फैक्टर जो है वो दिखाई देता है सोशल मीडिया का, जिससे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो कई जगहों पर यह भी सुनने में आया कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी भ्रामक खबरें चलती रहती हैं, उसके विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं है। जो भी मेरा जो सोचना है कि देखिए, सोशल मीडिया पे लोग बिना सिर पैर की भी बातें करते हैं। अभी मैंने कोई न्यूज पढ़ रहा था, किसी ने बताया कि नाक में नींबू का रस डालने से कोरोना जो है बीमारी ठीक हो जाती है। और पेपर में मैंने एक खबर पढ़ी कि उसने नाक में नींबू का रस डाला और वो उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी चीजें करने से व्यक्ति को नुकसान ही होता है जो सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये किसी द्वारा वेरीफाइड खबर नहीं होती हैं या कोई भी डाल देता है। तो जितने भी सोशल मीडिया पे इस टाइप की खबरें डालते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके गलत खबर को फॉरवर्ड करने से, बिना जानकारी से फॉरवर्ड करने से किसी की जान जा सकती है। अब मैं आता हूँ अल्कोहल पे। अल्कोहल पे जो बेसिकली जो वायरस हमारे शरीर में इंटर हो चुका है, उसको अल्कोहल हमारा कभी भी जो है डेथ नहीं करता है। हम जो अल्कोहल यूज करते हैं वो हाथ को रफ सैनिटाइज करने के लिए करते हैं, उसको मारने के लिए करते हैं, वायरस को किल करने के लिए करते हैं। तो अल्कोहल लेने से हमारे शरीर का सैनिटाइजेशन हो जाएगा या कोई चीज होगी, वायरस मर जाएगा, ये बिल्कुल भ्रामक तथ्य है। अल्कोहल लेने से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति अल्कोहल लेते हैं उनमें ले रहे हैं, कुछ डाटा ऐसे सजेस्टिव हैं कि उनमें डेथ, जिनमें अल्कोहल लेने वाले पेशेंटों में कोरोना हो गया तो उनकी सीवियरिटी बढ़ रही है और उसकी डेथ हो रही है। दूसरी चीज, अल्कोहल से अगर हम बात करें, कोई डायबिटिक पेशेंट अल्कोहल ले रहा तो उसका डायबिटिक लेवल बढ़ जाता है, तो सीवियरिटी हमारी बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल भ्रामक तथ्य है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी व्यक्ति हैं, इन खबरों को मैं पूर्णतः खंडन करता हूं कि अल्कोहल लेने से किसी व्यक्ति का कोरोना दूर होता है। और मैं आपके सभी व्यूअर्स से यही अनुरोध करूंगा कि इन खबरों को ध्यान न दें और हो सके तो वो अल्कोहल से दूर रहें और इन भ्रामक खबरों से भी दूर रहें। ठीक है, विमलेश जी के चेहरे पर मुस्कान आई थी। मैं चाहूंगा कि इस सवाल का आप भी जवाब दें, अपनी भी राय रखें आप। एक्चुअली सर, बॉडी इम्यूनिटी में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना जी, बॉडी जो फैक्टर्स बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उन चीजों पर हम लोग को स्ट्रेस देना चाहिए। जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइक आप थोड़ा सा एक्सरसाइज यदि करते हैं, थोड़ा सा आप योगा करते हैं, थोड़ी सी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा टाइमली सोते हैं, टाइमली अपना मील लेते हैं, थोड़ा विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल लाइक आंवला, नींबू, चुकंदर और केला,
बनाना मतलब ये जो नेचुरल चीज है, क्योंकि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया का वातावरण के अनुसार सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स जितनी हैं उन पर हम लोग स्ट्रेस दें, प्लस टाइमली सोए, टाइमली जागे, और खाने का एक सिस्टम होना चाहिए कि लाइक जो शुरू से था कि भाई एक सुबह हम नाश्ते के फॉर्म में लेते थे या दोपहर में लेते थे, रात में लेते थे, तो ऐसा ना हो कि हमारी ना ओवर ईटिंग हो, वाटर इनटेक ज्यादा हो और थोड़ा बैलेंस डाइट हो, प्लस थोड़ा योगा हो, तो आई थिंक कि एक हद तक, एक लेवल तक वो आपके वेट को भी कंट्रोल करेगा, आपकी ओबेसिटी को भी कंट्रोल करेगा, आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, आपके हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करेगा, और द इम्पोर्टेंट थिंग जो इस समय कोरोना का कहर आ रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में, उसके अगेंस्ट भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी। और यदि देखिए, जैसे मैं हमेशा पेशेंट को समझाती हूँ कि कमजोर को कोई भी दबा देता है, तो लाइक दैट यदि आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको कोई भी इन्फेक्शन आपको दबा देगा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, ये हो सकता है कि इस समय मोर देन 80% पीपल इन्फेक्टेड हो चुके हो, पर सबको तो दिक्कत नहीं हुई, सबको तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, सब तो हॉस्पिटल नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी और उन्होंने उससे फाइट किया, और फाइट करने के बाद वो निकल आए नेचुरल वे में। तो मेन मकसद हमारा ये है कि इस समय में भी हम लोग कोशिश करें अपनी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो उनसे लगातार तमाम डॉक्टर्स भी यही अपील कर रही हैं, और हम भी आपको समझाने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं कि सोशल मीडिया पर जो तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। और जैसा कि लगातार सोशल मीडिया के जरिए ये बताया जा रहा है कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करेंगे, आप स्मोकिंग करेंगे, तो आप इस वायरस को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सेहत को और नुकसान पहुंच सकता है। तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं उनसे अपील करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, और जो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस नंबर पर कॉल करें, फोन उठाएं, कॉल करें, और आपके मन में जो लगातार तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे उन तमाम सवालों के जवाब आप घर बैठे जान सकते हैं। कौन सी दवाई आपको लेनी है, किस तरीके से आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है, इन तमाम सवालों के जवाब जो डॉक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं वो देंगे, और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो चंद घंटों में, चंद मिनटों में जो है वो हो जाएगा। ऐसे में अगर हम बात करें विमलेश जी, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग की बात कर लेते हैं फिलहाल, तो बच्चे और बुजुर्ग वर्ग को बचाना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये वायरस किसी को भी नहीं देख रहा, हर एक वर्ग को ये वायरस हो रहा है, और उस लेवल पर हो रहा है कि उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तरफ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। इन वर्तमान की परिस्थितियों में बच्चे और बुजुर्ग को बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से तमाम सावधानी बरतनी चाहिए? सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी जी, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन था अबव 45 इयर्स के पीपल के लिए किया था, तो अब जो कोविड की सेकंड लहर आई है, ये जो दूसरा फ्लो आया है इस इन्फेक्शन का, सरप्राइजिंगली, एंड आई एम वेरी मच सरप्राइज कि इस समय जो पॉपुलेशन आ रही है इन्फेक्ट होकर इन सीवियर फॉर्म, दैट इज अ यंग पॉपुलेशन। तो उसमें 20 साल से लेके 30, 35 साल, 40 साल तक के लोग इतने ज्यादा इन्फेक्ट होके आ रहे हैं और इतने ज्यादा सीरियस होके आ रहे हैं कि हमें ये सोचना पड़ रहा है, रीएनालाइज करना पड़ रहा है कि ऐसा क्यों। तो जो ओल्ड एज थी वो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेव्ड, वो ज्यादातर लोग बच गए वैक्सीनेशन की वजह से। उन लोगों को यदि इन्फेक्शन भी हुआ तो माइल्ड हुआ, मॉडरेट हुआ, और वो एडमिट होने के बच गए, बचने के बाद घर भी चले गए। लेकिन जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वो यंग पॉपुलेशन में इसलिए ज्यादा हुआ, अकॉर्डिंग टू मी एंड आई हैव डिस्कस सो मेनी डॉक्टर्स, कि ऐसा क्यों, जबकि यंग पीपल में तो बीमारी से लड़ने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। तो व्हाई दीज पीपल आर डाइंग? तो निकल के ये आया, हम लोगों ने, काफी लोगों ने डिस्कस किया कि क्योंकि यंग जनरेशन का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और इन लोगों में जब ये इन्फेक्शन हुआ तो इन लोगों में मॉर्टेलिटी। ठीक है विमलेश जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए नवीन, दिल्ली से। नवीन, पूछिए, क्या पूछना है आपको?
जी नवीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर गले में हल्का दर्द हो तो उसके लिए क्या टेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ठीक है बिल्कुल। मैं चाहूंगा परितोष जी आप इस सवाल का जवाब दें। हमारे साथ नवीन जुड़े हुए, इनका सवाल ये है कि अगर गले में पेन है, दर्द है, थोड़ी बहुत खराश है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या टेस्ट करवाना जरूरी है? नहीं, देखिए इस समय जितने भी पेशेंट है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी कि अगर हमें गले में खराश है, टायर्डनेस है, या हमारा शरीर दर्द कर रहा है, खांसी आ रही है, या कुछ भी हल्का सा भी सरसराहट हो रही है फेफड़े में या छाती में दर्द हो रहा है, तो हम सबसे पहले कोरोना का टेस्ट कराएं, क्योंकि हर फीवर वाले पेशेंट को हम कोरोना की नजर से देखेंगे जब तक कि वो हमें ये कंफर्म ना हो जाए कि वो कोरोना नेगेटिव है। ये चीज हमारा इस समय इलाज करने का सर्दी खांसी जुकाम का बेसिक क्राइटेरिया है कि आप अगर किसी भी पेशेंट को सर्दी खांसी जुकाम या बदन दर्द हो रहा है तो हमें एक बार उसकी कोरोना की रिपोर्ट चाहिए। अगर उसके पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं है तो मैं उसको मानता हूँ कि वो कोविड से ही संक्रमित है। अब इनके गले में खराश है तो सबसे पहली चीज है कि इसके लिए थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक डाल के हल्का सा गरारा करें 2 से 3 बार, और थोड़ा अगर जब तक इनकी रिपोर्ट ना आ जाए, अगर ये जांच कराते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लें, जिससे घर में किसी सदस्य को ये कोरोना संक्रमित या उसको जो फैला ना सकें। ठीक है। और अगर घर में पल्स ऑक्सीमीटर हो तो अपना SpO2 को मॉनिटर करें, बाकी मॉनिटर करें, और जो है अपने दिनचर्या को थोड़ा सा सुधारें, और कहीं से भी ये कोविड की जांच करा लें। अगर कोविड पॉजिटिव होते हैं तो गवर्नमेंट ने माइल्ड सिम्टम्स के लिए कुछ दवाइयां, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, उसमें मॉन्टेल्यूकास, लिवोसिट्रीजिन का कॉम्बिनेशन है, विटामिन सी और विटामिन डी है, इसको लें। अगर खांसी आ रही है तो खांसी का कोई भी सिरप ले सकते हैं जिससे खांसी में आराम मिल जाए। बेसिकली इस समय कोरोना का इलाज हम लोग सिम्टोमेटिक कर रहे हैं। अगर SpO2 हमारा 94 से नीचे आता है तो किसी भी डॉक्टर से सलाह लेके कहीं पे आप उसको एडमिट हो सकते हैं, या उसके अपने नजदीकी डॉक्टर के सलाह पे ही अपना ट्रीटमेंट लें। तो सुना आपने नवीन जी, अपना सबसे पहले तो आपके नज़दीकी या फिर आपके कोई फैमिली डॉक्टर्स होंगे, उनसे आप बात करें और उनको बताएं कि आखिर आपको समस्या क्या है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ परेशानी ज़्यादा है तो टेस्ट करवाइए, जिसके बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी जुड़ने के लिए। बिल्कुल विमलेश जी, अपनी बात पूरी करें आप। हेलो जी परितोष जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जरूर सलाह दें, जब तक आप निगेटिव ना हो जाए तब तक आप आइसोलेशन में रहें, जिससे परिवार के किसी अन्य सदस्य को आप संक्रमित ना करें। ठीक है, है, जरूर हर व्यक्ति से कहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए परितोष जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं, घबराइए बिल्कुल भी मत। और जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है तब तक खुद को आप होम आइसोलेट करें, क्योंकि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे और जब इन्फेक्शन उनमें ना फैले इसके लिए आपको सावधानी जो है वो बरतनी होगी। विमलेश जी पूरी कीजिए अपनी बात। अच्छा, अब मैं सर की बात में कुछ ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि ठीक है, उनके गले में दर्द है तो एक तो डरने की जरूरत नहीं है। हर गले का दर्द, हर खांसी जुकाम कोरोना नहीं है। सिंपल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सिंपल एलर्जी हो सकती है। तो आपको टेस्ट तो कराना है जैसे डॉक्टर परितोष ने कहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप नमक वाले गार्गल जो हमेशा से बताते आए हैं, और आप गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए और स्टीम लेना शुरू कर दीजिए। तो ये इतना अच्छा नेचुरल प्रोटेक्टिव मेजर है कि 1% आपको कोरोना का माइल्ड इन्फेक्शन भी हुआ होगा तो भी काफी हद तक वो कंट्रोल रहेगा। तो गर्म पानी पीजिए, स्टीम लीजिए और नमक के पानी के गार्गल कीजिए, और जैसा डॉक्टर परितोष ने कहा टेस्टिंग करा लीजिए, टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आगे चलिए। ठीक है। विमलेश जी हमारे साथ इस वक्त अवनीश जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। पूछिए अवनीश, क्या पूछना है आपको? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर ये वैक्सीन लग रही है, ये वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन लगने से फायदा क्यों नहीं हो रहा, नुकसान क्यों हो रहा है इससे? ठीक है, बिल्कुल। मैं चाहूंगा विमलेश जी इस सवाल का जवाब आप दें, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने जिक्र किया सोशल मीडिया के जरिए तमाम अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं, और मैं चाहूंगा कि इस अफवाह और इस गलतफहमी को आप दूर करें। हमारे साथ इस वक्त अवनीश जुड़े हुए, इनका ये कहना है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो असर नहीं कर रही जबकि उल्टा नुकसान कर रही है। नहीं, ये मिथ है, ये अफवाह है। इसी वजह से आप यकीन करिए, जैसे जो 2 स्लॉट पहले निकले हैं वैक्सीन के, अब जब ये दोबारा कोरोना की कहर आ गई तो लोग इतना हम लोग को कांटेक्ट कर रहे हैं, मैडम वैक्सीन कब लगेगी,
मैडम वैक्सीन कब लगे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उस फेज में, उन लोग को ये दिक्कत इतनी नहीं हुई और वो लोग इस इन्फेक्शन से बचे रहे। ये जीता जागता प्रूफ है कि इट्स टू मच इफेक्टिव, बहुत असरदार है। ऐसा नहीं है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक सिंपल साइड इफेक्ट होता है कि कभी कभी वैक्सीन लगने के बाद फीवर हो जाता है। वो तो जो बचपन में हम बच्चों को टीका लगवाते हैं, चाहे वो बीसीजी का लगवा रहे हों, चाहे हम डीपीटी का लगवा रहे हो, तब भी फीवर होता है। तो इट्स ए नॉर्मल एंड इट्स गुड। इट मीन्स योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द वैक्सीन। जो भी वैक्सीन हम दे रहे हैं उसको आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। इसका मतलब वैक्सीन आपके शरीर पर काम कर रही है। फीवर आना चाहिए, फीवर आना चाहिए, पर मतलब कम ज्यादा, यदि किसी को इतना ज्यादा हो रहा है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो टॉलरेट नहीं कर रहा है, तो वो एक फीवर के लिए सिंपल पैरासीटामोल की गोली खा ले। पर इट्स नॉट ए मतलब उसका नुकसान नहीं है कि फीवर क्यों आया, फीवर तो आएगा और इट्स ए गुड थिंग। तो आप प्लीज, जनता से मेरी भी अनुरोध है, पब्लिक से जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अपने को भी बचाइए, अपनी सोसाइटी को भी बचाइए, अपने देश को भी बचाइए वैक्सीन के द्वारा। जब आपका मौका लगे आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाइए। तो सुना आपने अवनीश जी, बिल्कुल घबराए नहीं। और देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यह असर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ही है, क्योंकि तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, विमलेश जी ने जिक्र किया कि जब बचपन में पोलियो का टीका या फिर किसी और का भी टीका हो तो बच्चों को फीवर जो है कम से कम वो जरूर होता है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, ये सकारात्मक, ये पॉजिटिव चीजें हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जाएं और अपना जो पंजीकरण है वो कराएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर वैक्सीन आप लगवाएंगे तो आप इस वायरस से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। जी विमलेश जी, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ जी सर जी। तो ओल्ड एज तो हमारी मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव वैक्सीनेटेड, जो वैक्सीन ले चुके हैं, वो लगभग प्रोटेक्टेड है। जो हमारी चिंता है वो यंग जनरेशन के लिए सर। अब जब दोबारा वैक्सीन का शुरू होगा तब शायद हम थर्ड लहर के लिए उनको हम बचा पाए, लेकिन अभी जो हम फेस कर रहे हैं वो यंग जनरेशन की लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उसको फेस कर रहे हैं सर। और रही छोटे बच्चों की बात, वो हर माँ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हर घर की औरत से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, उन बच्चों को हाइजीन सिखाएं, रिपीटेड हाथ धोना सिखाएं, कोई चीज खाते हुए नीचे गिर गई है उसको उठा के ना खाए, और उनको भी मास्क लगाएं। बच्चों को भी मास्क लगाने की आदत डालें। रिपीटेडली फेस वॉश करने के लिए, मुंह धोने के लिए, हाथ धोने के लिए उन लोग को एनकरेज करें। और एक हर महिला से, हर पुरुष से, हर बच्चे से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो डिजाइनर मास्क मार्केट में आ गए हैं वो फैशन के लिए है, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? आपकी नाक पूरी कवर होनी चाहिए, आपका मुंह पूरा कवर होना चाहिए। वो इतने छोटे छोटे वो इतना रेक्टेंगुलर से मास्क आ गए हैं, उससे क्या होगा? उससे आपका पार्शियल प्रोटेक्शन भी नहीं है। यू आर शोइंग कि आपने मास्क लगा रखा है, बट इट्स नॉट प्रोटेक्टिंग यू। तो आप मास्क, सिंपल मास्क लगाइए, 3 प्लाई मास्क जो आता है। मैं ये नहीं कहती कि हर आदमी N95 लगाए, लेकिन 3 प्लाई मास्क इज नॉट कॉस्टली। और यदि आप कपड़े का भी मास्क लगाते हैं तो ट्रिपल लेयर मास्क बना लीजिए, पर नोज शुड बी कवर्ड, नाक आपकी कवर्ड होनी चाहिए और आपका मुंह कवर होना चाहिए। तो जो ये मेरा मास्क है, मास्क मेरा ये पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हमारे साथ इस वक्त MP शर्मा जुड़े हुए हैं लखनऊ से। MP शर्मा जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ, हमें पूछना है कि हमारे श्रीमती जी को, जी, श्रीमती जी को 23 के पहले बुखार, सर्दी जुकाम बुखार हुआ था जी, ठीक। और उसके बाद से मैंने 23 को टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया था। हम अपना भी कराए थे और उनका भी कराए थे जी। लेकिन दूसरे दिन उनको बहुत ज्यादा फिर फीवर आ गया। फीवर आने के बाद से हम जो कोरोना वायरस का जो दवा आजकल चल रहा है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट से आया था हम लोगों के पास, लड़का के भी पॉजिटिव हो गया था, तो दवा खाया तो क्या कहते फीवर नॉर्मल हो गया। उसके बाद से फिर से एक डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने CT स्कैन कराइए। CT स्कैन कराया तो उसमें 11/25 उसमें मॉडरेट आया, उससे इफेक्टेड तो दवा उन्होंने लिख दिया। दवा देने के बाद से डॉक्टर साहब अब नॉर्मल खांसी कभी कभी आ रही है, लेकिन इनका जो सेकंड वो था
डोज वैक्सीन का लेना था 30 अप्रैल था, हैं? अब कब लेना चाहिए, हमको ये एडवाइस करना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल परितोष जी, मैं चाहूंगा आप इस सवाल का जवाब दें। हमारे साथ इस वक्त एमपी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। इनका सवाल यह है कि इनकी वाइफ और इनका पूरा परिवार जो है वो थोड़ी उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन सब कुछ सही हो गया है। लेकिन फिलहाल इनकी जो वाइफ है उन्होंने दवा ली थी, ठीक हुई है, लेकिन अब कंफ्यूजन इनको ये है कि आखिर इन्हें वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। जो वैक्सीन लगवाने की जो गाइडलाइंस हैं, बेसिकली जब सिम्टम्स आपके चले जाएं या आप कोरोना निगेटिव हो जाएं, उससे 2 to 4 वीक्स के बाद में ही लगाना चाहिए। 2 से 4 सप्ताह बाद ये लगवा सकते हैं। ठीक है, तो सुना आपने एमपी शर्मा जी, आप 2 से 3 हफ्ते के बाद जो है ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। 2 से 4 सप्ताह बाद। हाँ, 2 से 4 सप्ताह बाद आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। बेफिक्र रहिए और वैक्सीन लगवाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द, आपका पूरा परिवार जो है वो स्वस्थ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एमपी शर्मा जी जुड़ने के लिए। परितोष जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि देखिए इस बार केसेस जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार आप आंकड़े देख रहे हैं, परिस्थितियों से आप भी रूबरू हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो ये वायरस जो है ये खतरनाक किसके लिए कितना है? यानी कि जो लोग पहले से बीमार हैं, यानी कि उनको पहले से ही कोई बीमारी, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे वो बीपी लो हो, चाहे बीपी हाई हो, उनके लिए ये अधिक खतरनाक है, या फिर वो लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं है और अचानक से ये वायरस उन्हें पकड़ता है, ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक है? देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं जिनके साथ में पहले से कोई एज ज्यादा है या उनको कोई कोमार्बिडिटीज है या पहले से कोई बीमारी जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है जो लंबे समय से है। प्रॉब्लम हमारी क्या आती है, जो आ रही है इस समय, जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हम लोगों का जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, आगे से व्यक्ति जो उनको पता है कि वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उस जानने के बावजूद भी वो दवाइयाँ अपनी प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं। इसके कारण से उनकी डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है वो अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल होने की वजह से जिन व्यक्तियों में कोरोना के संपर्क में आते हैं उनको जो है ज्यादा सीवियरिटी होती है। सीवियर होने के बाद में वो पहुंचते हैं किसी डॉक्टर के पास में आया है, अपनी वो प्रॉपर हिस्ट्री दे नहीं पाते हैं, ना उनके पास पुराना कोई पर्चा होता है जो डॉक्टर ने ड्रग प्रिस्क्राइब कर रखी है। अब जैसे मान लीजिए हमारा किसी भी पेशेंट का SpO2 90 से 94 से नीचे आया, गाइडलाइंस कहती है हम उसको स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड जैसे देते हैं उसका जो है ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ना शुरू होता है। स्टेरॉइड के अपने साइड इफेक्ट आते हैं, तो हमें और कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम, अगर उन व्यक्तियों को, मैंने कई पेशेंटों को देखा जिनका शुगर की और हाइपरटेंशन की दवाई प्रॉपरली ले रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम कम आ रही है। जिन व्यक्तियों ने शुगर की दवाई नहीं लिया है या हाइपरटेंशन की दवाई कभी कभार ले रहे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी व्यक्तियों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कृपया वो अपनी दवाइयाँ प्रॉपर लें, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, अपने डॉक्टर से नियमित रूप से सलाह लेते रहें। थोड़ी बहुत बाहर नहीं मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं तो घर में बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम, योगा या छत पे टहलें, अपना कुछ करें और थोड़ी माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करें। अपने दूसरी चीज है, डाइटिंग में हमारा डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि यूरिन ज्यादा होता है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। मार्केट में तमाम इम्यूनिटी बूस्टर्स कैप्सूल्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको लें। मैडम ने पहले ही बताया है कि न्यूट्रिशन हमारा जो होना चाहिए वो प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन में कोई चीज अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए कि मैं नींबू ही खा रहा हूँ या मैं किसी चीज को ज्यादा खा रहा हूँ। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ या फैट ले रहा हूँ। तो एक बैलेंस डाइट आप प्रॉपरली से उसको लें, पानी का उपयोग करें, डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें। इनसे आप बच सकते हैं। और कहीं भी जाएं, आप किसी डॉक्टर से मिले तो कृपया जिस डॉक्टर से आपका इलाज चला रहा हो उसके पर्चे लेके जाएं। हेलो जी जी, उसके पर्चे को लेके जाएं और डॉक्टर को अपनी पूरी जो है जो भी डिजीज की हिस्ट्री है, जो बीमारी की हिस्ट्री, उसको प्रॉपरली दे, जिससे डॉक्टर उस बीमारी की समझ के आपकी कोरोना के साथ में उस बीमारी का इलाज कर सके। तो ये बहुत है और ये देखा गया है जिनमें कई बीमारियां हैं उनमें प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है अपेक्षाकृत जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो पूरी कोशिश ये कीजिए कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यायाम करें, सुबह उठे तो
अपने घरों से बाहर निकलें, लेकिन सड़कों पर ना जाएं। अगर आपके पास छत है तो वहां पर जाएं। आप थोड़ा बहुत लगभग 20 से 25 मिनट जो है आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिए, तभी आप इस वायरस से बच सकते हैं। अगर हम बात करें विमलेश यहाँ पर, तो इस वक्त इस केसेस की अगर हम बात करें, लगातार जब संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह कि मौत के आंकड़े जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम बात करें तो अधिक मात्रा में लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं, यानी कि उन्हें कोरोना भी है लेकिन उनकी हृदय गति रुकने की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक्चुअली क्या है सर कि जो कोरोना इन्फेक्शन है जी, वो मल्टी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। बेसिकली तो लंग को करता है, पर लंग के साथ साथ वो हार्ट को भी करता है जी। तो इन लोगों में पेरी मायोकार्डियल ईडिमा हो जाता है, मतलब हार्ट के ऊपर सूजन हो जाती है। तो जब हार्ट के ऊपर सूजन हो जाती है और जैसे उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम चल रहा है तो ऑल ओवर द बॉडी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगा, टिश्यू परफ्यूजन कम होगा और हार्ट के ऊपर ईडिमा है। हार्ट की जो काम करने की शक्ति है वो पहले ही कम हो गई है, ऊपर से उसको ऑक्सीजन भी कम मिल रही है, तो हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये पेशेंट रिकवरी फेज में कई बार क्या होता है कि फीवर भी नहीं है, अब फीवर भी ठीक हो गया, अब ऑक्सीजन सेचुरेशन भी ठीक हो गया, ऑल ऑफ सडन पेशेंट कोलैप्स विद हार्ट अटैक। तो इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन यही है कि कोविड का जो इन्फेक्शन है वो कई बार हार्ट पर सूजन करता है। ठीक है विमलेश जी हमारे साथ इस वक्त रमन मिश्रा जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रमन जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर नमस्कार, मेरा डॉक्टर पारितोष से सवाल है जी। मेरे को बराबर पेट में गैस्ट्रो की प्रॉब्लम रह रही है, उसकी वजह से मेरा जो पेट सांस जो है वो फूलता रह रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मैं अपना नाप रहा हूँ तो वो एक्यूरेट आ रहा है 98-99%, लेकिन सांस मेरी लगातार फूलती रह रही है। तो क्या ये लक्षण हो सकता है सर? ठीक है पारितोष जी। रमन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सांस फूल लग रही है तो कई बार क्या होता है कि आपको पहले गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रही है, गैस्ट्रो की, और पेट से प्रॉब्लम आप परेशान रहे हैं। तो सांस फूलना कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे डायफ्राम को जो है थोड़ा सा असर पड़ता है, जिससे सांस से हमारी सांस खाना खाने के बाद में फूलती है। दूसरी चीजें हो सकती है कि हो सकता है आपको उसके साथ में कोई और बीमारी हो। क्या आपको कोई थायराइड या कोई और बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कुछ और? हेलो, परेशानी है नवीन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी डॉक्टर साहब, मेरे को थायराइड की परेशानी है। अच्छा, थायराइड की परेशानी। अगर आपको थायराइड की परेशानी, तो कई बार क्या होता है कि थायराइड जिनको होता है, अगर थायराइड हमारी अनकंट्रोल होती है तो उसमें शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू होता है, पैरों में सूजन आती है, कई बार जो दिल के ऊपर जो झिल्ली होती है उसमें पानी आता है और पेटों में थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। तो बेटर ये है कि एक बार अपने थायराइड के लेवल, TSH लेवल चेक कराएं, क्या TSH लेवल आपका कंट्रोल में कि बढ़ा हुआ है। अगर वो कंट्रोल में है, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कि मुझे कोरोना के संक्रमित होने की संभावना है, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँ और जांच के लिए चला जाऊँ, क्योंकि जांच कराने में और प्रिकॉशन करने में हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोई नुकसान है। अगर मैं जांच करा रहा हूँ तो ये अच्छी बात है, मुझे अर्ली पता चल जाएगा, मैं अर्ली उसको जो प्रिवेंशन कर सकता हूँ और मैं बच सकता हूँ। तो अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण लग रहे हैं कि आपको सांस फूल रही है या कोरोना से संबंधित लग रहे हैं तो कृपया आप अपनी जांच कराएं और अपनी जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं, जो आप जिसको गैस्ट्रो को दिखा रहे हैं या जिसको भी दिखा रहे हैं, उससे एक बार संपर्क कर लें। कहीं उनकी किसी दवाइयों के साइड इफेक्ट से कोई चीज नहीं हो रही है या कोई अन्य चीजें नहीं, क्योंकि आपका जो फैमिली फिजिशियन है, जो आपका डॉक्टर है, वो आपके विषय में मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है। ठीक है, तो सुना आपने रमन जी। देखिए, आपका शरीर है और आप अपने शरीर के बारे में बेहतर जान सकते हैं, तो आप उन तमाम चीज़ों को समझिए, पहलुओं को समझिए, नज़दीकी जो डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, इलाज करवाएं और जो डॉक्टर की तरफ से सलाह दी जा रही है उनको फॉलो करें। विमलेश जी, अपनी बात पूरी करें आप। पब्लिक से हर बीमारी को कोरोना से ना जोड़ें, हर सिम्टम को कोरोना से ना जोड़ें। जरूरी नहीं है कि वो कोरोना ही हो सकता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम इस समय हो रही हो, आप प्रॉब्लम कोई और हो रही हो, तो हर चीज को कोरोना से ना जोड़ें और डायरेक्ट के नजदीकी जिससे इलाज चल रहा है उसके पास जाके अपना पूरा चेकअप करें। ठीक है, तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाएं और एक बात पर
लगातार हम ये जोर दे रहे हैं कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ये वायरस है, इसका खात्मा होगा, बस आपको सावधानी बरतनी है, अपने चेहरे पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन खास तौर पर, विशेष तौर पर यह भी ध्यान दें कि आपको शारीरिक दूरी बनानी है, ना कि सामाजिक दूरी। आप लोगों से जुड़िए, उनसे बात करें, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल परितोष जी यहाँ पर मेरा आ रहा है कि जब लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो वो अकेले अपने आप को महसूस करने लगता है, यानी कि मेंटली प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा उन पर बनता है। तो इसे कम करने के लिए किसी शख्स को क्या करना चाहिए? जैसे मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई मनुष्य अपने आप को जो समाज से दूरी करके खुश रह सकता है। तो हमारा ये मानना है कि आप एक मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप बातचीत कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि कोई व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट कमरे में बंद कर ले। आप दूरी रखें, बातचीत करें, फोन पे अपने परिवार के मित्रों से, संपर्कियों से बात करें। आपके पास बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने मित्रों से संपर्क बना सकते हैं। पहले मैं किसी से बात करता था, सर मेरे पास टाइम नहीं, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, फोन लोग काट देते थे। इस समय आप खाली हैं, आप उस समय का सदुपयोग करें, अपने रिश्ते को सुधारें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप खाली बैठे हैं, आपका कोई शौक होगा, कुछ करना चाहते होंगे किंतु समय की व्यस्तता के काम नहीं कर पाते होंगे, उस शौक को पूरा करें। जैसे किसी को बुक पढ़ने का शौक है, कोई बुक उठा ले, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहता है वो धर्म ग्रंथ पढ़े। अपने जिन दोस्तों को कभी आपने फोन नहीं किया उनको फोन कीजिए, बातचीत कीजिए, वो भी हैं। तो आप अपने सामाजिक रिश्ते को, ये जो आपके पास समय है उससे सुधारने का करें। या आपको लगता है कि आपका बॉडी शरीर जो बेडोल है या कोई चीजें हैं, तो आप अपने कमरे में बैठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ, दो चीजें हैं जिनसे मैं बचने को कहूंगा। पहली चीज है कि इंटरनेट पे जो अफवाहें हैं, जैसे आप इन अफवाहों से बचें, जो भ्रामक तथ्य हैं उनसे बचें। सोशल मीडिया पे डराने वाली खबरों से जिससे हमें घबराहट हो, उन चीजों से बचें। प्लस हम अपने दिमाग को शांत रखें, क्योंकि जो ये फेज आया है, कोई भी चीज अगर इस संसार में आई वो जाएगी भी जरूर। हमें इस चीज का ध्यान रखना, अगर रात है तो सुबह भी होगी। ये हमारे इस समय वक्त गड़बड़ चल रहा है, तो अच्छा भी वक्त आएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें धैर्य के साथ में इस वक्त का मुकाबला करना है, अपने आप को शांत रखना है, मेंटली अपने आप को मजबूत करना है। हम अपने परिवार वालों से, हित मित्रों से जिनसे हमने कभी बातचीत नहीं की है, उनको फोन करके बात करें। और हम जो भी हैं समाज में है, अगर कोई व्यक्ति फोन करता है तो हम उससे कहते हैं कि उसको डराएं नहीं, उससे सपोर्ट करें, उसके मनोबल को बढ़ाएं कि वो इस बीमारी से जीत सकता है, वो जीत के आएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति एक बार मन से हार गया तो दिक्कत होती है। अगर वो अपने आप को मन से मजबूत पाता है तो शारीरिक क्षमताओं के विपरीत जाके भी लड़ सकता है। तो हमारा ये बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी है कि आप मेंटली पीस जो है वो बिल्कुल लें, शांत रहें, और ज्यादा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप मन से हार जाएंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये जंग भी हार जाएंगे। लेकिन आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं, पूरी जनता इस वक्त इस महामारी से लड़ रही है, पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, जरूरी है कि आप अपने मन को मजबूत करें, अपने दिमाग को, अपने मेंटली प्रेशर को कम करें, तभी आप जाकर इस वायरस से जो है वो जीत पाएंगे। अगर हम बात करें विमलेश जी, तो आसपास हम सुनते हैं कि मेल से अधिक फीमेल जो है वो मेंटली स्ट्रांग होती हैं। मैं चाहूंगा इस बात पर आप भी टिप्पणी करें कि मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है इस महामारी के दौर में। नहीं, विल पावर तो देखिए सर सभी की स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और जब विल पावर स्ट्रांग होती है तो विल कम आपको अपनी विल पावर को कमजोर नहीं होने देना है। और दवाई तो देखिए जो काम करेगी करेगी, उसके साथ साथ विल पावर, आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपकी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज वो ज्यादा मैटर करेगी। तो ये तो सर फीमेल्स तो बेचारी जब पेट के अंदर होती है, इंट्रा यूट्राइन होती है, तब से वो स्ट्रगल करती हुई आती है, तो सर बाहर भी स्ट्रगल ही करती है। तो कंपैरेटिवली दे आर स्ट्रॉन्गर देन मेल। व्हाट आई ठीक है। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप जुड़े हुए हैं हरियाणा से। कुलदीप, पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी, डॉक्टरों से मतलब अपनी बात रखना चाहता हूँ जी। जी पूछिए। ऐसे जी मतलब मैं हूँ जी, शुगर में है जी, शुगर। जी माफ कीजिएगा, जी बोले। आज तक जी शुगर की तो दवाई बनी नहीं है जी, रोकथाम क्या रोकथाम तो आज तक हुई नहीं जी इसकी, शुगर की। आपको क्या शुगर की समस्या है? जी हाँ। ठीक है, मैं चाहूंगा डॉक्टर परितोष आप इस सवाल का जवाब दें। हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े, उनका ये कहना है कि शुगर का इलाज अभी तक आया नहीं है, आखिर क्यों और किस तरीके से इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं?
किसी चीज की, हम दवाई को कंट्रोल करते हैं, शुगर की दवाइयां देते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर हम कभी किसी बीमारी की बात करते हैं तो हम दो चीजें बीमारी में ध्यान सकते हैं। एक होता है हमारा नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक होता है हमारा फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो देखिए हमारा आहार, खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है। पहले के लोगों में इतना शुगर नहीं था, आज शुगर की समस्या आ रही है। हमने अपनी सारी चीजें चेंज कर दी हैं। हम रात के 2 बजे तक जगते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे शुगर है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो कैसे संभव है? अगर हम नियमित दिनचर्या को अपनाएं, रात को 9-10 बजे बेड पे जाएं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ जाएं, अगर हम थोड़ा सा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और मॉर्निंग वॉक करें, इन चीजों को, और अपने डाइट में प्रिकॉशंस रखें। डाइट में प्रिकॉशन रखने का क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो है फैट बराबर मात्रा में लें, सारी चीजों करें। क्या होता है आजकल हम जंक फूड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए डायबिटीज बढ़ रही है। हमारा अगर हम किसी का BMI देखें, वो सभी 25 से सबका इंडियन का लगभग सभी का ज्यादा आ रहा है, जिनका जो है ये है। हम सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हम अपने आप को बैठ के ज्यादा काम कर रहे हैं, मेंटली काम ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकली काम कम हो गया, फिजिकल काम कम हो गया। पहले लोग साइकिल चलाते थे, साइकिलिंग हो जाती थी। आज क्या है, हमारे पास सबके पास वाहन है, गाड़ियां हैं, पेट्रोल से चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, उससे आपका काम को काफी आसान कर दिया है, जिससे कहाँ से आपका फिजिकल वर्क कम हो गया है। फिजिकल वर्क कम होने से क्या होगा, जो आप खा रहे हैं उस एनर्जी को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कहाँ से आपको मोटापा आ रहा है। तो जब भी हमारा मोटापा आएगा, ओबेसिटी होगी, तो ये बीमारियों को जन्म देगा। तो हमारा सबसे पहला है कि हम बीमारी को कैसे मिटा सकते हैं। मिटा ऐसे सकते हैं कि हम अपने रूटीन को फिर से ढर्रे पे लाएं, ओवर ईटिंग ना करें, एक्सरसाइज करें और अपने मन को शांत रखें। योगासन करें या मॉर्निंग वॉक करें, प्राणायाम करें, किसी भी तरीके से करें। हम अपने शरीर के लिए कम से कम दिन में 2 घंटे का टाइम निकालें। आज मैं बहुत से अपने डॉक्टरों में पाता हूँ, अगर किसी से पूछ लीजिए तो कोई मुश्किल से कह पाता हो कि मैं 2 घंटे का टाइम निकाल पा रहा हूँ अपने शरीर के लिए। वो दिन भर आपादौड़ी में या एक भौतिक जीवन में व्यस्त रहता है, पैसे कमाने में या किसी अन्य चीजों में। वो अपने शरीर के लिए, चाहे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए हो, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हो या सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, वो टाइम नहीं दे पा रहा है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम बीमारी पे कंट्रोल पा लें? तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने स्वास्थ्य पे और इन सब चीजों पे ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें। ये कोरोना का पीरियड हम इसलिए भी मानते हैं कि लोगों ने अपने शरीर पे स्वास्थ्य देना पे ध्यान देना शुरू कर दिया। लोगों ने घर पे एक्सरसाइज करनी शुरू कर दिए, काढ़े के महत्व को समझा है, योग के महत्व को समझा है। हमें इन महत्व को समझना पड़ेगा, तभी हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि सारी लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल के कारण से अगर बीमारियां हो रही तो हम लाइफ स्टाइल को चेंज करें, तब तो दूर होंगी। तो मैं यही कहना हूँ, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चुनें और सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच की किसी भी बीमारी का अंत जरूर है। हम इस कोरोना से जीतेंगे और इसको हराएंगे। बिल्कुल। देखिए, हर एक पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिसे कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही तमाम पहलुओं को समझकर ही कार्य होता है। तमाम वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं, उन पर हमें भरोसा रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है। जितने पॉजिटिव हम रहेंगे, उतने आसपास के लोग भी पॉजिटिव रहेंगे और हम इन तमाम बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें विमलेश जी, तो आप तमाम डॉक्टर्स को देखती होंगी, आप लोगों से मिलती होंगी, अलग अलग डॉक्टर्स, तमाम जो मरीज है वहाँ पर पहुँचते होंगे अलग अलग बीमारियों को लेकर। बात करें मेंटली पीस की, बात करें फिजिकल मेंटेनेंस की, बात करें डाइट की, तो ऐसे में क्या बदलाव करने चाहिए? अगर मैं बात करूं मेल की, फीमेल की, दोनों की, बच्चे बुजुर्ग सबकी, तो डाइट में क्या कुछ लेना चाहिए इस वक्त, अगर इन वर्तमान की सिचुएशन में देखा जाए तो? एक तो सिर्फ पानी बहुत पीना चाहिए जी, और वो भी गर्म पानी प्रीफर करें। सुबह और शाम स्टीम जरूर ले। ये प्रोफाइलैक्टिक है सर, प्रोफाइलैक्टिक मेजर सुबह। अच्छा, और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोला, विटामिन सी रिच सोर्सेज ज्यादा ले। खाने में जिसकी जितनी अफोर्डेबल है, जिसकी जितने घर में जो चीज अवेलेबल है, सबके घर में सब मिल जाता है। आप विटामिन सी में नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, इनको रेगुलर वे में आप अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए, एक टाइम की डाइट में। दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स में लौकी, तोरई, टिंडा जितना खा सकते हो, एक मील ले लीजिए शाम को। दिन में दाल ले लीजिए और आप जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो ले लीजिए। बाकी ओवर ईटिंग ना करें, फैट अवॉइड करें, प्रोटीन रिच कोशिश करें लेने की। पर मैं हमेशा एनिमल प्रोटीन के थोड़ा खिलाफ रहती हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है
कि जितने लोग एनिमल प्रोटीन पर बेस्ड होते हैं उन लोगों में डायबिटीज, एलर्जी ये ज्यादा देखी गई। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है। तो मैं हमेशा उन लोग को मतलब टोटली डिपेंडेंट वो एनिमल प्रोटीन पे ना होके इवन मिल्क के लिए भी कई बार मैं मना करती हूँ। मुझे उससे ज्यादा लगता है क्योंकि मिल्क आजकल जो है आपका पूरा या तो फैट फ्री मिल्क कहाँ से, या तो आप पूरा 2 बार का उबला हुआ हो, मलाई उतरी हुई हो तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादातर लोगों में शुगर भी मिलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई मिलता है। तो जो डाइट सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब तो है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो वॉट एवर वी आर ईटिंग, जितना हम खा रहे हैं वो यूटिलाइज होना चाहिए। और जो भी नॉर्मल डाइट लेते हैं उसमें हमारा पर्याप्त मात्रा में फैट भी चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी चला जाता है, प्रोटीन भी चला जाता है, पर ओवर ईट ना करें। ठीक है परितोष, मैं भी चाहूंगा कि देखिए समय की बहुत कमी है और मैं भी चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में ये बता दें कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें क्या सावधानी रखनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है और किस तरीके से अपने आसपास के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले हमें आसपास के लोगों को बचाना अगर मैं इन्फेक्टेड हो जाए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कोरोना में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है हमारे ज्यादा कोरोना को फैला रहे हैं। या उनको लगा कि मुझे सर्दी खांसी जुकाम है, वो बीच में लोगों के घूम रहे हैं सर्दी वायरल घूम रहे हैं। तो अगर मुझे है, मैं अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग कर लेता हूँ तो मैं एक चेन को ब्रेक कर सकता हूँ, फर्दर वो हमारी बीमारी नहीं फैलेगी। दूसरी चीज है ये आप कर सकते हैं, मास्क आपको प्रॉपरली, कहीं भीड़ में जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि शादी ब्याह का भी सीजन चल रहा है, कम लोग जाएं, गैदरिंग से बचें, बाजारों में बेवजह ना जाएं, ये काम करें। दूसरी चीज क्या है कि मास्क को प्रॉपरली पहनें और अगर आपको लगता है कि आप कहीं से इन्फेक्टेड हैं तो आप उसकी कोरोना की टेस्टिंग कराएं और घर में जब भी आए हाथ को हैंड सैनिटाइज करें। आने से पहले हैंड का सैनिटाइजेशन जरूरी है, क्योंकि गंदे सरफेस को छूने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करें। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया परितोष जी आपका, विमलेश जी आपका, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे लगातार हम ये अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, सामाजिक दूरी नहीं शारीरिक दूरी बनाकर रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और अपने आसपास के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।